साथियों, आज के इस 10 मिनट शो में हम व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। और मेरे भाई, व्याकरण से भी आप देखेंगे कि हिंदी में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। शायद ऐसे प्रश्न जो आपने देखे हैं कि पेपर में आए हैं, मगर आपने कभी इस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं। सबसे बेसिक टॉपिक है, तो आज हम इस प्रश्न को कंप्लीट करने वाले हैं। हिंदी व्याकरण से कौन से प्रश्न हैं जो हमारे पेपर के लिए बहुत जरूरी है, आइए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे कहा जा रहा है, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो मेरे भाई, व्याकरण के 3 अंग माने जाते हैं। 3 अंग माने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। लिख लेना, वर्ण, शब्द और वाक्य। अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरे दोस्त। व्याकरण में कौन सी धातु पाई जाती है? इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। व्याकरण में कौन सी धातु पाई जाती है? तो व्याकरण में क्री धातु पाई जाती है। व्याकरण को जो तोड़ा जाता है, वी प्लस अंग, अंग प्लस क्री प्लस ल्यूट में तोड़ा जाता है। तो ये जो क्री है, ये धातु मानी जाती है। अगला प्रश्न, वह शास्त्र या साधन जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ने, बोलने व लिखने की जानकारी प्राप्त होती है। ये यूपीएसआई में आया हुआ है ये प्रश्न। मैं आपसे वही बता रहा हूं कि ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, मगर जिनको हमने पढ़ा ही नहीं है, छोड़ दिया है। बच्चा, वह शास्त्र या साधन, भाषा की शुद्धता के नियम, भाषा के शुद्धता के जो नियम हैं वो व्याकरण में लिखे गए हैं। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में कैसे पढ़ना है, लिखना है, बोलना है। अगला प्रश्न आते हैं मेरे दोस्त। महाभाष्य में व्याकरण शब्दानुशासन शब्द का उपयोग किसने किया? महाभाष्य में व्याकरण शब्द का प्रयोग किसने किया था? इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। बोलो जी। तो महाभाष्य में व्याकरण शब्द का प्रयोग पतंजलि ने किया था। किसने किया था? पतंजलि ने किया था। अगला प्रश्न आते हैं मेरे भाई। व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है। व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है, ये कथन किसका माना जाता है? तो मेरे दोस्त, ये कथन पतंजलि ने तो महाभाष्य में शब्दानुशासन शब्द, बट ये कथन है डॉक्टर स्वीट का माना जाता है। क्या है? व्यवहारिक विश्लेषण तथा उसका शरीर विज्ञान है। अगला क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त। प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या करना ही व्याकरण माना जाता है। यह बात बताई थी जैगर ने। यह बात किसने बताई थी? तो नोट करके लिख लेना, जैगर ने बताई थी। अगला क्वेश्चन, व्याकरण को भाषा की शुद्धता का क्या माना जाता है? व्याकरण को भाषा की शुद्धता का क्या माना जाता है? बोलो जी। व्याकरण को भाषा की शुद्धता का कहा जाता है। व्याकरण भाषा की शुद्धता का साधन है, साध्य नहीं। क्या है? साधन है, साध्य नहीं है। अगला प्रश्न, भाषा का अंग रक्षक तथा अनुशासक किसे माना जाता है? भाषा का अंग रक्षक मतलब भाषा की रक्षा करने वाला तथा अनुशासन देने वाला किसे माना जाता है? तो भाषा का अंग रक्षक मेरे भाई तथा अनुशासक किसे माना जाता है? तो यह व्याकरण को माना जाता है। किसे माना जाता है? यह व्याकरण को माना जाता है। बी ऑप्शन यहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं, गद्य साहित्य का आधार किसे माना जाता है? गद्य साहित्य का आधार किसे माना जाता है? तो यहां पर दो चीजें याद रखना। पद्य का आधार, पद्य का नियामक कौन होता है? पद्य का नियामक कौन होता है? तो पद्य का नियामक छंद शास्त्र होता है। कौन होता है? छंद शास्त्र होता है। और गद्य का नियामक व्याकरण होता है। इनको लिख लेना मेरे दोस्त। गद्य का नियामक कौन होता है? तो गद्य का नियामक किसे माना जाता है? तो आप कह सकते हो व्याकरण को माना जाता है। क्लियर है जी? तो यहां पर गद्य साहित्य का आधार व्याकरण को माना जाता है और पद्य का माना जाता है छंद शास्त्र को। अगला, व्याकरण का एक अंग कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से व्याकरण का एक अंग कौन सा माना जाता है? तो व्याकरण के 3 अंग माने जाते हैं। शब्द विचार होता ही है, उससे पहले वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। शब्द विचार है। व्याकरण का कौन सा अंग है? पद विचार नहीं होता है, वर्ण विचार होता है। मैं लिख देता हूं मेरे भाई। एक होता है वर्ण विचार, एक होता है शब्द विचार और एक होता है मेरे भाई वाक्य विचार।
ये तीन होते हैं हमारे। वाच्य नहीं होता है, काल नहीं होता है, पद नहीं होता है, शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं, पाई कितने प्रकार की होती है? इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। पाई कितने प्रकार की मानी जाती है? बोलो जी। पाई कितने प्रकार की मानी जाती है? तो पाई तीन प्रकार की मानी जाती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है मेरे भाई खड़ी पाई, एक होती है मध्य पाई, और एक होती है हमारी अर्ध पाई। और इस अर्ध पाई को क्या कहा जाता है? बिना पाई वाले वर्ण कहा जाता है। बिना पाई वाले वर्ण कहा जाता है। बिना पाई वाले वर्ण कहा जाता है। बिना पाई वाले वर्ण माना जाता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा पाई का प्रकार है? कौन सा पाई का प्रकार माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा पाई का प्रकार माना जाता है? तो पाई तीन प्रकार की होती है, अभी बताया था। लिपि नहीं होती है, वर्ण नहीं होती है, लंबी नहीं होती है, मध्य पाई माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई, कौन सा मध्य पाई का उदाहरण माना जाता है? जो हमारी तीन पाई होती हैं, तो मध्य पाई का उदाहरण कौन सा है? जो बीचों बीच में पाया जाए एक खड़ा डंडा, इसको कहते हैं मध्य पाई। जो बीचों बीच में एक खड़ा डंडा पाया जाता है, उसे मध्य पाई के नाम से जाना जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है? मध्य पाई के नाम से जाना जाता है। जो लास्ट में पाया जाता है उसे खड़ी पाई कहते हैं, और इसे भी हम लोग खड़ी पाई कहेंगे, और इसे हम अर्ध पाई कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? अर्ध पाई कहेंगे। तो फिलहाल के लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन बिना पाई वाला वर्ण है? बिना पाई वाले वर्ण को हमने अभी बताया था अर्ध पाई भी कहा जाता है। अर्ध पाई वाले वर्ण, अर्ध पाई वाले वर्ण, अर्ध पाई। अर्ध पाई कहाँ है? ये है आधी, ये है आधा डंडा। आधा डंडा अर्ध पाई, और इन्हें हम बिना पाई वाले वर्णों के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा खड़ी पाई वाले वर्ण है? खड़ी पाई जो होते हैं लास्ट में उसमें एक बड़ा डंडा लगा होता है, तो ये है मेरे भाई खड़ी पाई। ये क्या है मेरे भाई? खड़ी पाई। ये ऑप्शन, ये मध्य पाई, ये मध्य पाई, ये अर्ध पाई या बिना पाई। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई, रा के कितने रूप माने जाते हैं? यूपीएसआई में आया हुआ ये प्रश्न है। रा के 2021 का पेपर उठा के देख लेना। रा के कितने रूप माने जाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए रा के तीन रूप माने जाते हैं। तीन रूप कौन कौन से होते हैं? एक ए वाला रा होता है, एक ए वाला रा होता है, एक ए वाला रा होता है। तो रा के ये तीनों के तीनों रूप मैंने आपके सामने उपस्थित कर दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा रा का भेद नहीं है? मैंने बताया है कि रा तीन प्रकार के होते हैं। एक रा ऐसे होता है, एक ऐसे, एक ऐसे। तो इन रा के जो नाम हैं वो क्या हैं? तो रेफ, रडार, पदेन, लुंठित। तो रा का भेद नहीं माना जाता है, तो यहां पर रा का भेद लुंठित नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से रेफ वाला रा कौन सा है? मैं लिख देता हूं यहां पर। ये जो होता है रेफ वाला रा ऐसे होता है, रडार वाला रा ऐसे होता है, पदेन वाला रा ऐसे होता है। तो कौन सा किस रा का नाम है एक बार देख लो। पदेन रा ऐसे लगता है, रडार ऐसे, और रेफ वाला ऐसे लगता है। कहा जा रहा है रेफ वाला रा है। किस ऑप्शन में रेफ वाला रा है? बोलो जी। किस ऑप्शन में रेफ वाला रा है? तो एक ही ऑप्शन है जहां रेफ वाला रा है, वो है ए ऑप्शन। वो क्या माना जाता है? ए ऑप्शन माना जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाक्य की छोटी इकाई क्या कही जाती है? वाक्य की छोटी इकाई किसे कहा जाता है? वाक्य की छोटी इकाई। तो वाक्य की छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो वाक्य में सबसे बेसिक नीड किस चीज की होती है? शब्दों की। तो वाक्य की छोटी इकाई किसे कहा जाता है? शब्द को। और अगर वाक्य की बड़ी इकाई आ जाए तो भी वाक्य में सबसे छोटी इकाई, अब वाक्य में तो बड़ी वाक्य ही होगी कि नहीं होगी? तो वाक्य की छोटी इकाई जो होती है वो शब्द मानी जाती है, याद रखना। अगला प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण मानी जाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अगला प्रश्न, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वो ध्वनि मानी जाती है। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है।
लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण मानी जाती है। यहां पर क्या लगाया, मौखिक रूप से ध्वनि होती है और लिखित रूप से वर्ण होती है। सबसे छोटी ध्वनि या मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सकें, जिसको टुकड़ों में ना बांटा जा सके, उसे क्या कहा जाता है, उसे वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई मेरे भाई वाक्य मानी जाती है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य मानी जाती है। बहुत बेहतरीन मेरे भाई है आज का सेशन, और आज के सेशन को यहीं पर विराम देंगे। अगर आप यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका ये लाइव फाउंडेशन बैच है 599 में, आप इस बैच से जुड़ जाएंगे और इस बैच से जुड़ते ही आपको रिवीजन बैच और प्रैक्टिस बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और इस बैच में ये सभी फैकल्टी आपको पढ़ाने लग रही हैं। राकेश सर की खुद यहाँ पर लाइव क्लास चल रही है और अभिनय सर आपको रिकॉर्डेड देंगे, प्रकाश सर लाइव लेंगे। उसी प्रकार से आप हर टीचर की क्लासेस यहाँ पर देख पाएंगे कितनी बेहतरीन हो रही हैं। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, हिंदी बाय पवन सर। तो यहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी आज के इस इवेंट को यहीं पर विराम देंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और कमेंट करके जरूर बताना ये इवेंट कैसा लगा। थैंक यू।